हेलो एवरीवन, मैं पायल अग्रवाल स्वागत करती हूँ आपका लेट्स स्टडी राजस्थान पर। तो स्टूडेंट, आज से हम लोग राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की क्लासेस शुरू करने वाले हैं। आज हमारा इंग्लिश का टॉपिक है, वो है हमारा इडियम एंड फ्रेजेस। इससे आपके कम से कम 4 क्वेश्चन बनते हैं और बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। आप खुद सोचेंगे कि यस, अगर हमने पढ़ा हो तो हम आसानी से इसे कर सकते हैं। इसे कैसे याद करना है? इसे आपको याद नहीं करना है, इसे रिलेट करना है अपनी डेली लाइफ से। और इसे जितना आप पढ़ेंगे, काफी स्टूडेंट का यही रहता है कि मैम याद नहीं होता, इसका क्या करें? तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप इसे अपने डेली रूटीन लाइफ में इसे यूज करेंगे, इसे रिलेट करेंगे, तो आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, डेली अगर ये 10 मिनट का वीडियो है या 15 मिनट का वीडियो है ना, तो आपको डेली इसे रीड करना है। इससे आपको क्या होगा, डेली इसे सुनना है। सुनने से हमें चीजें बहुत जल्दी याद होती हैं। तो आपको इसे सुनना है, पढ़ना है और रिलेट करना है अपनी लाइफ से, तो आपको 100% याद हो जाएगा। इसके अलावा इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई ट्रिक नहीं होती, कुछ नहीं होता है। सिर्फ आपको अपनी डेली लाइफ से इसे ज्वाइन करना है, तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो हमारा पहला इडियम है एट फ्यूल टू फायर टू मेक अ मैटर वर्स। मतलब किसी मैटर को बढ़ा देना। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाता है? एड फ्यूल टू फायर, आग में घी डालना। क्या होता है? आग में घी डालना। आग में घी डालना मतलब आपने किसी बात को, कोई बात हो रही है, बहुत छोटा सा मैटर है, उसे आपने बढ़ा दिया। लाइक 2 लोग कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, आपके कोई 2 फ्रेंड्स हैं जो कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, लड़ रहे हैं या किसी बात पर बात कर रहे हैं, पर आपने उसमें क्या किया, कुछ बात ऐसी जाकर बोल दी कि उनका जो मैटर है वो छोटा सा मैटर था लेकिन वो बढ़ गया। ठीक है, इससे मैंने क्या किया, अपनी डेली लाइफ से ज्वाइन किया। एट फ्यूल टू फायर, मैंने क्या किया, 2 लोगों की बात में कोई एक ऐसी बात बोल दी जिससे उनकी बात बढ़ गई, तो मैंने क्या किया, मैंने उसमें आग में घी डाल दिया। ओके स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा एड फ्यूल टू फायर टू मेक अ मैटर वर्स। ओके, होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। सेकेंड इडियम पर चलते हैं, एन आर्म चेयर जॉब। एन आर्म चेयर जॉब का मीनिंग हो जाएगा गुड इनकम जॉब विद हाई कंफर्ट। मतलब ऐसी जॉब जो बहुत आसान हो और उसमें अच्छी इनकम हो। जैसा कि स्टूडेंट, आप लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इतना शुरू में आपको बहुत हर्डल, बहुत प्रॉब्लम्स होती है, बहुत अच्छे से पढ़ना होता है, बहुत स्ट्रगल करना होता है, लेकिन जब जॉब मिल जाती है, तो अगर प्राइवेट जॉब से अगर हम गवर्नमेंट जॉब का कंपैरिजन करेंगे, तो वहां इनकम भी अच्छी होती है और थोड़ी रिलैक्स भी होती है लाइफ। तो क्या हो जाएगा, आप आर्म चेयर जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, एंड आर्म चेयर जॉब, गुड इनकम जॉब, आपकी इनकम अच्छी होती है वहां पर और हाई कंफर्ट होता है, कंफर्टनेस भी होती है आपको। तो इसका मीनिंग हो जाएगा, अगर हम यूज करें तो एन आर्म चेयर जॉब मीनिंग हो जाएगा गुड इनकम जॉब विद हाई कंफर्ट। देखिए मैंने कैसे इसे रिलेट कर दिया गवर्नमेंट जॉब से। तो इसी तरीके से आप इसे रिलेट कीजिए, यही ट्रिक होती है और कोई ट्रिक नहीं होती है। या आप इमेजिनेशन के थ्रू इसे पढ़ सकते हैं या आप अपनी डेली रूटीन लाइफ से इसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, थर्ड इडियम हो जाएगी हमारी एन एक्स टू ग्राइंड, समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजन। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, आपने कोई काम किया है, वो क्यों किया है, किसी सेल्फिश रीजन की वजह से, अपने स्वार्थ के लिए जो काम करना, अपने स्वार्थ के लिए किसी की हेल्प करना, अपने स्वार्थ के लिए कुछ करना, तो क्या उसके लिए हम ईडियम क्या यूज करेंगे, एन एक्स टू ग्राइंड। इसका मीनिंग हो जाएगा समथिंग डन, आपने कुछ किया है, फॉर सेल्फिश रीजन, आपने अपने ही फायदे के लिए कोई काम किया है या कुछ किया है। ठीक है स्टूडेंट, उसके लिए हम ईडियम यूज करेंगे एन एक्स टू ग्राइंड। आगे बढ़ते हैं, एन आयरन विल। एन आयरन विल, आयरन आपको पता है लोहा, विल मतलब आपको पता है इच्छा शक्ति। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एन आयरन विल मतलब स्ट्रॉन्ग विल पावर। लोहा है तो मतलब जाहिर सी बात है लोहा बहुत मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, देखिए कुछ इडियम्स का मीनिंग तो आपको बहुत आसान लगेगा और कुछ आपको लगेगा कि यार बहुत टफ है, तो उसे आपको कहीं ना कहीं रिलेट करना होगा। अब जैसे एन आयरन विल है, स्ट्रॉन्ग विल पावर, इसका मीनिंग हो जाएगा स्ट्रॉन्ग विल पावर। इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं, आपने किसी चीज के लिए दृढ़ शक्ति रख ली, दृढ़ इच्छा शक्ति, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा आपके दृढ़
देखिए मेरा हिंदी में थोड़ा सा अगर आपको नहीं समझ आए तो आप मेरे बोलने पे भी आपको समझ में आ जाएगा हैंड राइटिंग। तो क्या हो जाएगा इसका, दृढ़ इच्छा शक्ति। मतलब आपने सोच लिया कि मुझे आरएएस बनना है, चाहे कितनी भी परेशानी आए, मैंने सोच लिया कि मुझे आरएएस बनना है तो बनना है। ये मेरी क्या है, दृढ़ इच्छा शक्ति है। जब तक मैं नहीं बनूंगी, अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी, मैं हार नहीं मानूंगी, तो ये हो जाएगा आपका एन आयरन विल। ओके स्टूडेंट, दृढ़ इच्छा शक्ति है। तो इस तरीके से मैंने इसे अपनी डेली रूटीन लाइफ से रिलेट कर लिया कि एन आयरन विल है, मेरी दृढ़ इच्छा शक्ति है, स्ट्रॉन्ग विल पावर है मेरी कि मुझे आरएएस बनना है, तो ही मैं आरएएस बन पाऊंगी। आप किसी भी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो एन आयरन विल आपकी स्ट्रॉन्ग विल पावर है, तो आप उस एग्जाम को इजीली क्लियर कर जाएंगे। ओके स्टूडेंट, फिफ्थ आपकी हो जाएगी एन ओल्ड फ्लेम, पुराना प्यार। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, पुराना प्यार। अब इसे हम इंग्लिश में इसका मीनिंग देखते हैं, अ पर्सन विद whom one had a romantic relationship in the past। ठीक है स्टूडेंट, किसी पर्सन का पास्ट में कोई रोमांटिक रिलेशनशिप रहा हो, उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, एन ओल्ड फ्लेम। ओके स्टूडेंट, हम इसके एग्जाम्पल भी लेंगे, हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में। जैसे जैसे मैं आपको इडियम एंड फ्रेजेस कैसे याद कराऊंगी, देखिए हमने ये 5 इडियम की है, आज हम 10 इडियम करेंगे। जितने भी इडियम हम क्लास में करेंगे कवर, उससे रिलेटेड आपको नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन मिलेंगे। देन हम अगला जो भी इडियम होगा वो पढ़ेंगे, ए से रिलेटेड जितने भी इडियम्स है वो कवर करने वाले हैं। सो इसका जो फिफ्थ इडियम है हमारी, एन ओल्ड फ्लेम, अ पर्सन विद whom one had a romantic relationship, एक ऐसा पर्सन जिसके साथ आपका पुराना कोई रोमांटिक रिलेशनशिप रहा हो पास्ट में, तो वो हो जाएगा आपका एन ओल्ड फ्लेम। बढ़ते हैं आगे, सिक्स इडियम हो जाएगी आप लोगों की, एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। ओके स्टूडेंट, इसका मीनिंग हो जाएगा अ चाइल्ड, एक बच्चा या एक पर्सन, वो जो बात करता है या सोचता है किसकी तरह, एक ओल्डर पर्सन की तरह या एक्सपीरियंस पर्सन की तरह। ठीक है स्टूडेंट, लाइक एग्जांपल लेते हैं, आपकी जो भी एज है, आपकी अगर 25 एज है और आप बात कर रहे हैं 40 एज के पर्सन की तरह, या अगर कोई छोटा बच्चा है वो बहुत बड़ों की तरह बातें कर रहा है, हम बोलते हैं ना कि इतना सा है लेकिन इतनी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, इतना मतलब एक्सपीरियंस लग रहा है ये बच्चा, तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, एक्सपीरियंस बातें करने वाला पर्सन, या कोई छोटी उम्र का इंसान जो आपकी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, बड़ी उम्र की एक्सपीरियंस बातें कर रहा है, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर। ओके स्टूडेंट, क्लियर है यहाँ तक, 6 इडियम आपको क्लियर हुई होगी। अब बढ़ते हैं आगे, एन ऑलिव ब्रांच, सेवेंथ इडियम है हमारी, एन ऑलिव ब्रांच। इसका मीनिंग हो जाएगा पीस रिक्वेस्ट या पीस ट्रीटी। आपने किसी से शांति पूर्वक, ये आपका मेनली आपका यूज किया जाता है समझौते के लिए। अगर आप किसी से शांति पूर्वक समझौता कर रहे हैं, अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा, अगर गवर्नमेंट कोई समझौता करती है तो उसमें आपका ये इडियम यूज होता है, एन ऑलिव ब्रांच। मतलब वहां पे गवर्नमेंट ने क्या किया है, किसी दो पार्टी के बीच में शांतिपूर्वक समझौता होना, वो क्या कहलाता है आपका, एन ऑलिव ब्रांच या पीस रिक्वेस्ट। आपने बहुत प्यार से, बहुत शांतिपूर्वक क्या किया है, समझौता किया है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये समझौते के लिए, आपका शांतिपूर्वक समझौते के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 8 इडियम पर, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, मतलब मैटर ऑफ डिस्प्यूट। अगर हम बात करें एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड की, तो क्या हो जाएगा इसका, कि किसी समस्या की क्या हो आप, जड़ हो। लाइक हम बात करते हैं किसी झगड़े की, तो कोई डिस्प्यूट हो रहा है, कोई झगड़ा हो रहा है। डिस्प्यूट का मीनिंग ही होता है किसी बात को लेकर के कोई डिस्प्यूट होना, मतलब डिस्प्यूट मतलब झगड़ा होना। ठीक है, तो डिस्प्यूट हो रहा है किसी रीजन से, और उसका रीजन आपको बताया जाता है। लाइक मेरी वजह से कोई डिस्प्यूट हो रहा है, तो अगर मुझे कोई सामने वाला आकर के मुझे ये कहता है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड तुम हो, यू आर द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, तो मतलब क्या हो जाएगा, उस मैटर का होने, उस डिस्प्यूट का होने का रीजन कौन है, मैं हूं। तो इसका मीनिंग हो जाएगा झगड़े की जो जड़ होती है, या झगड़ा जिसकी वजह से होता है, उसके लिए हम यूज करते हैं एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं जस्ट आपको एग्जांपल, मैं खुद की लाइफ से रिलेट करके आपको बता रही हूँ। आप ऐसे ही अपनी लाइफ से रिलेट करेंगे ना,
तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। तो मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि मैं इसे कैसे यूज कर रही हूँ। ठीक है स्टूडेंट, ऐसा नहीं है कि मेरी वजह से किसी की लाइफ में झगड़ा हो रहा है या कुछ हो रहा है। तो मस्ती मजाक में लेके इसको पढ़िए, आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड हो जाएगा, इसका मीनिंग हो जाएगा मैटर ऑफ डिस्प्यूट, झगड़े का रीजन या झगड़े की जड़। ठीक है स्टूडेंट, बढ़ते हैं आगे। एप्पल ऑफ वंस आई, ये आपका काफी सारे एग्जाम्स में आया हुआ है। एप्पल ऑफ वंस आई मतलब किसी की आंख का तारा होना। आपने हिंदी में पढ़ा होगा आंख का तारा होना। ठीक है स्टूडेंट, हिंदी में ये पढ़ा है आपने, आंख का तारा, आंखों का तारा पढ़ा है, तो वही इडियम है ये, एप्पल ऑफ वंस आई। वेरी लवेबल या डियरेस्ट पर्सन, डियरेस्ट वन, लाइक आप अपने पेरेंट्स की वेरी लवेबल होंगे या आंख के तारे होंगे या डियरेस्ट होंगे आप अपने पेरेंट्स के। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं 10th इडियम आपकी हो जाएगी एप्पल पाई ऑर्डर, मतलब इन गुड कंडीशन। एप्पल पाई ऑर्डर मतलब हो जाएगा आपका, देखिए इसका डायरेक्ट मीनिंग नहीं निकल रहा है, काफी इडियम्स ऐसी होती है जिसका डायरेक्ट मीनिंग निकलता है और काफी इडियम्स ऐसी होती है जिनका डायरेक्ट मीनिंग नहीं निकलता है। लाइक 10th जो इडियम है एप्पल पाई ऑर्डर, मतलब हो जाएगा इसका इन गुड कंडीशन। जो भी आप किसी चीज की बात कर रहे हैं तो वो क्या है, किसी अच्छी कंडीशन में है, तो हम क्या यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, हम किसी टेबल की बात कर रहे हैं तो उस टेबल के लिए हम बात करेंगे दिस टेबल इज एप्पल पाई ऑर्डर। ओके स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा, मतलब ये टेबल गुड कंडीशन में है, अच्छी कंडीशन में है। अगर मैं इस तक आपको 10 इडियम्स याद हो गई होंगी। बढ़ते हैं अब आगे। 11th इडियम है आपकी एट अ लॉस, टू बी अनेबल टू डिसाइड। देखिए एट अ लॉस, हालांकि हम इसे कर सकते हैं रिलेट, डायरेक्ट इडियम बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी मतलब किसी चीज का लॉस हो जाना, कुछ लॉस हो जाना, तो इसका मीनिंग क्या है, एक्चुअल मीनिंग है आपका टू बी अनेबल टू डिसाइड, किसी चीज के लिए निर्णय ना ले पाना। क्या निर्णय ना ले पाना आपका इसका एक्चुअल मीनिंग है, निर्णय ना ले पाना। इसका जो मीनिंग है वो हो जाएगा एट अ लॉस टू बी अनेबल टू डिसाइड। हम कंफ्यूज रहते हैं कि लाइक एग्जांपल लेते हैं कि हम आरएस एग्जाम की प्रिपरेशन करें या आईएएस की प्रिपरेशन करें। काफी स्टूडेंट इसी चीज में कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट सिलेबस कहीं ना कहीं सेम होता है, तो कंफ्यूज रहते हैं कि आरएएस करें या आईएएस करें, तो हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं उस चीज को। तो हम उसके लिए क्या आइडियम यूज करेंगे, हम निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो हमने यूज किया एट अ लॉस। हमने आरएएस का भी फॉर्म भरा है और आईएएस का भी भरा है, लेकिन अब मैं कंफ्यूज हूँ, मैंने दोनों फॉर्म फिल किए, अब मैं कंफ्यूज हूँ, दोनों की डेट्स भी आ गई एग्जाम की, तो अब मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि मैं कौन से एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करूँ, तो मैं डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ, तो उसके लिए मैंने यूज किया है एट अ लॉस। ठीक है स्टूडेंट, तो टू बी अनेबल टू डिसाइड। आगे बढ़ते हैं, 12th इडियम आपकी हो जाएगी एट आर्म्स लेंथ, का मीनिंग हो जाएगा आपका अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली, किसी से दूर हो जाना, किसी से दोस्ती ना रखना, एंड आर्म्स लेंथ। ओके स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। एट डैगर्स ड्राउन, बहुत ज्यादा किसी से दुश्मनी होती है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एट डैगर्स ड्राउन। टू हैव बिटर एनिमिटी, मतलब किसी से दुश्मनी होना, दुश्मनी के लिए हम क्या यूज करते हैं, टू डैगर्स ड्राउन, सॉरी एट डैगर्स ड्राउन, दुश्मनी के लिए हम यूज करते हैं टू हैव बिटर एनिमिटी, दुश्मनी नहीं है, बहुत बुरी दुश्मनी है हमारी किसी से, तो उसके लिए हम यूज करेंगे एट डैगर्स ड्राउन। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट बढ़ते हैं 14th पर एट एस फ्रॉम पेन एंड एंजाइटी। आपका एग्जाम है, उससे पहले आप बहुत ज्यादा टेंस रहते हैं, एंजाइटी हो जाती है, आपको बहुत पेन होता है कि यार कैसा एग्जाम होगा, क्या होगा, लाइक आपका एलडीसी हाईकोर्ट एलडीसी एग्जाम है। ठीक है, उसके लिए हमने प्रिपरेशन तो बहुत अच्छे से की है, लेकिन फिर भी हमें एंजाइटी है, हम क्या है एट एस, उस केस में हम क्या यूज कर सकते हैं, एट एस। ठीक है स्टूडेंट, बहुत ज्यादा परेशान है, तो जब हमारा एग्जाम हो गया, अगर एक बार हमारा एग्जाम हो जाता है जिसके लिए हम बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं।
ठीक है स्टूडेंट, जो हमारी एंजाइटी होती है वो कम हो जाती है। हम रिजल्ट के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, पर रिजल्ट आना वो बहुत दूर की बात है। एक बार हमारा एग्जाम हो गया, हम बहुत रिलैक्स हो गए कि ठीक है एग्जाम तो हो गया है, अब रिजल्ट आएगा, जब देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। तो हम उस सिचुएशन में क्या यूज कर सकते हैं, एट एस। तो हमने क्या किया, फ्री फ्रॉम पेन एंड एंजाइटी। हम उस सिचुएशन में एग्जाम देने के बाद हम क्या हो गए हैं, रिलैक्स्ड हो गए हैं, हमारी एंजाइटी दूर हो गई है, पेन से फ्री हो गए हैं हम। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए हमने कितना इजीली इसको कनेक्ट कर दिया है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं बहुत आसानी से। आपके पास 4 ऑप्शन दिए होते हैं, चारों में से आपको 2 ही ऑप्शन कंफ्यूज करेंगे, 2 तो यूं ही एलिमिनेट हो जाएंगे। आप एलिमिनेशन मेथड से अगर आप क्वेश्चंस करेंगे ना तो बहुत आसानी होगी, और कुछ क्वेश्चंस के तो आपको डायरेक्ट आंसर भी मिल जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 14 का एट एस। इसका मीनिंग हो जाएगा फ्री फ्रॉम पेन एंड एंजाइटी। एग्जाम देने के बाद हम क्या हो गए, फ्री हो गए पेन से और एंजाइटी से, हमारी एंजाइटी दूर हो गई कि हमारा एग्जाम हो गया। ठीक है स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। एट वंस फिंगर्स एंड, फिंगर टिप्स पे आपको कुछ याद रहता है या कंप्लीट नॉलेज होना, ये आपको पता होगा कि आपने जैसे हमें बचपन में कहा जाता था कि आपको टेबल्स लर्न करनी है तो क्या करोगे, आपको फिंगर टिप्स पे आपको टेबल लर्न होनी चाहिए। फिंगर टिप्स पर आपको सारी चीजें लर्न होनी चाहिए, मतलब तो आपको बहुत अच्छी नॉलेज है, ऐसा कहा जाता था। अब आई डोंट नो आपके साथ हुआ हो नहीं हुआ हो, और मेरे साथ ऐसा हुआ है। मेरे पेरेंट्स मुझे कहते थे कि अगर आपको कंप्लीट नॉलेज है, इसका मतलब क्या है, आपको कि सारी चीजें आपको उंगलियों पे याद होनी चाहिए, तो आपको कंप्लीट नॉलेज है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका मीनिंग, एट वंस फिंगर्स एंड, मतलब आपको क्या है, टू हैव कंप्लीट नॉलेज अबाउट टॉपिक। लाइक आप किसी टॉपिक के लिए बात करते हैं हम, टॉपिक की आपको कंप्लीट नॉलेज होना, तो क्या कहेंगे, आपको फिंगर टिप्स पे उसकी नॉलेज होनी चाहिए, फिंगर टिप्स पे आपको याद होना चाहिए। तो उसके लिए ईडियम यूज करेंगे, एट वंस फिंगर्स एंड। ठीक है स्टूडेंट, 15 ईडियम आपको बहुत अच्छे से याद हो गई होगी। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत है। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और बाकी हम क्वेश्चंस करेंगे ही आगे नेक्स्ट क्लास में, तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। तो सारी ए से रिलेटेड जितनी भी आपकी आती है ना एग्जाम में, वो सारी आज हम कवर कर रहे हैं। एट वंस विट्स एंड, मतलब किसी चीज को लेकर कंफ्यूज हो जाना, पजल्ड हो जाना, परप्लेक्स्ड हो जाना, तो क्या हो जाएगा उसके लिए, एट वंस विट्स एंड। इसका मीनिंग हो जाएगा पजल्ड होना, कंफ्यूज होना या परप्लेक्स्ड हो जाना। किसी चीज के लिए कंफ्यूज होने के लिए हम यूज करते हैं एट वंस विट्स एंड। ओके स्टूडेंट, अब आप इसके लिए देखिए, आप इसे अपनी डेली लाइफ में अगर कनेक्ट कर लेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगी। बढ़ते हैं आगे। मीनिंग देखिए आप, क्या इन डिसऑर्डर, क्या हो जाएगा इसका मीनिंग, डिसऑर्डर्ड। एट 6 and 7, मतलब कोई चीज बिल्कुल ऑर्डर में नहीं है। लाइक मैंने आपको जो ये ईडियम्स दिए, 19th ईडियम है यहाँ पर। ठीक है, इस पेज पर 4 ईडियम है। अगर मैं सबसे पहले करती 19 कर देती, फिर 16 लिख देती, फिर 18 आ जाता, फिर 17 आ जाता, तो ये क्या थी, ऑर्डर में नहीं थी। तो ऑर्डर में नहीं है, किसी चीज का ऑर्डर में ना होना, तो क्या हो जाता है आपके लिए, उसके लिए हम क्या ईडियम यूज करते हैं, एट 6 and 7। ठीक है स्टूडेंट, एट 6 and 7 मतलब हो जाएगा आपका किसी चीज का डिसऑर्डर में होना या इन डिसऑर्डर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 18 आपकी है एट स्टेक। एट स्टेक का मतलब हो जाएगा आपके लिए एट रिस्क एंड इनसिक्योर, किसी चीज के लिए रिस्क होना। लाइक जो हमारी जो इंडियन वुमेन्स होती है, वो काफी सारा गोल्ड पहन लेती हैं, उनके पास काफी सारा गोल्ड होता है। ठीक है, हमारे इंडियन कल्चर में है ये चीज। ठीक है, गोल्ड होता है, तो वो जो गोल्ड ज्वेलरी होती है उनकी, उसको लेकर के वो काफी वो होती है कि मतलब इनसिक्योर फील करती हैं, रिस्क में फील करती है, तो उसके लिए क्या यूज कर सकते हैं हम, एट स्टेक। ओके, देखिए मैंने इससे मेरी डेली रूटीन लाइफ से ऐड किया तो मुझे याद हो गया। तो मैं इसमें अगर मैं किसी इनसिक्योरिटी में इनसिक्योर फील करूंगी, किसी चीज में, किसी चीज के लिए रिस्क मुझे लगेगा, तो मैं उसके लिए क्या यूज करूंगी, आई एम एट स्टेक। ठीक है स्टूडेंट, तो हो जाएगा एट स्टेक का मीनिंग एट रिस्क एंड इनसिक्योर। लास्ट ईडियम है आज की हमारी क्लास की, एट द 11th आवर। लास्ट ईडियम भी है ये, और हमने क्या किया है इसका, एट द 11th आवर मतलब हो जाएगा एट द लास्ट मोमेंट। आपने देखा होगा, हम किसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं, तो कुछ चीजें ऐसी होती है हम लास्ट मोमेंट पे पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया है, अगर वही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाता है,
तो मैं अगर किसी को बता रही हूँ यार ये चीज मैंने लास्ट में पढ़ी थी, मैं अपने किसी फ्रेंड से बात कर रही हूँ कि मैंने ये चीज बहुत लास्ट में पढ़ी थी, मतलब लास्ट मोमेंट पे मैंने इसको पढ़ा था और एग्जाम में आ गया, तो मैं बहुत खुश हूँ इस चीज के लिए, तो मैं क्या यूज कर सकती हूँ, एट द 11th आवर। ठीक है स्टूडेंट, या आप किसी फॉर्म को आप लास्ट मोमेंट पे फिल कर रहे हैं, आपके एग्जाम आपके फॉर्म की लास्ट डेट है, लाइक हाई कोर्ट एलडीसी का आपने 22 अगस्त को फॉर्म शुरू हो रहे हैं जो कि आपके खत्म हो जाएंगे सितंबर में, 23 सितंबर को खत्म हो जाएंगे, तो 23 सितंबर को आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, ऐसा मत करना, मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ आपको, ठीक है। अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप क्या है, एट द 11th आवर, लास्ट मोमेंट पे आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, एट द 11th आवर पर आपने क्या किया है, फॉर्म फिल किया है, एट द लास्ट मोमेंट पे आपने जाकर के क्या किया है, फॉर्म फिल कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो मैंने पहले वाला एग्जांपल लिया था कि हम कुछ पढ़ते हैं एग्जाम में और वही लास्ट मोमेंट पे हम पढ़ते हैं और वो आ जाता है आपके एग्जाम में, तो आप बहुत खुश होते हैं। और अगर आप अपने किसी फ्रेंड को इस चीज के बारे में, अपने फैमिली मेंबर में किसी को बता रहे हैं, तो आप कैसे बताएंगे इसे, एट द 11th आवर ईडियम का यूज करके बता सकते हैं कि एट लास्ट मोमेंट पे मैंने ये स्टडी की थी और ये मेरे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया। ठीक है स्टूडेंट, देखिए मैंने इसे काफी इजीली आपको बता दिया है कि आप कैसे इसे रिलेट कर सकते हैं और कैसे इसे लर्न कर सकते हैं। सारी मीनिंग मैंने बता दिए हैं आपको। 19th ईडियम आज हमने कवर किए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे आगे। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट करके बताना, जिससे मैं इस सीरीज को इडियम एंड फ्रेजेस और इंग्लिश सब्जेक्ट की आपकी जो सीरीज है उससे कंटिन्यू कर पाऊँ। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस क्लास। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, जिससे आपके आपकी प्रिपरेशन के साथ साथ आपके फ्रेंड्स भी आपका इसका बेनिफिट उठा सके। जो स्टूडेंट नहीं पढ़ सकते हैं कोचिंग्स में जाकर के, उनके लिए मेरा ये छोटा सा इनिशिएटिव है। सो चैनल को आगे बढ़ाइए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और आप भी अच्छे से पढ़िए। ठीक है स्टूडेंट, खुश रहिए, खुश रहेंगे तो आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सो चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।